हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज नया चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसको स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन जाती जा रही है, एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आता जा रहा है, तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से जितना जल्दी हो सके आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर सब का हम PYQ अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको समझा सकें। ठीक है, उसके लिए बस यही है कि आप हमें कॉर्पोरेट करते रहिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने का मतलब ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम भी अच्छे से मेहनत कर सकें आप लोगों के ऊपर। और और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आपको हम हर एक चीज़ को इलेबोरेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमरफस सॉलिड। इन सभी में से कौन एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है एमरफस सॉलिड का, इस कंसेप्ट पे आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन है। एटलीस्ट आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग साल में। तो इसीलिए हम टोटल ओवरऑल जितना क्वेश्चन है ना, जिस जिस बेसिस पे है, उस सारा का सारा कंसेप्ट हम यहीं पे रख दिए हैं। हर जगह थोड़ा थोड़ा रखना कंफ्यूजन खड़ा कर देता है ना, कंफ्यूजन खड़ा कर देता है। इसलिए हम सारा कंसेप्ट हम यहीं पे रख दिए, इसको समझ लीजिए। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन यहीं ऐसे ही हाथ वहां डील हो जाएगा। ठीक है, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। चलिए समझते हैं अमरफस सॉलिड क्या होता है। अमरफस सॉलिड नाइदर हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दैट इज नो डेफिनिट शेप। मतलब कि अमरफस सॉलिड का कोई भी किसी भी प्रकार का डेफिनिट शेप नहीं होता है। डेफिनिट शेप मतलब कहने का ये होता है कि किसी भी निश्चित उसका आकार नहीं होता है। ठीक है, निश्चित आकार नहीं होता, उसका जो आकार है वो चेंज होता रहता है। नॉर हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट लाइक क्रिस्टल्स, बट व्हेन हीटेड दे बिकम प्लीएबल अंटिल दे अज्यूम द प्रॉपर्टीज यूजुअली रिलेटेड टू लिक्विड। मतलब कि बोला गया है कि उसके पास ना डेफिनिट शेप होता है और ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि क्रिस्टल्स का होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको एमरफस सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो प्लीएबल बन जाएगा, प्लीएबल बन जाता है। जैसे कि हम एज्यूम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूजुअली रिलेटेड टू लिक्विड, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो लिक्विड से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिक्विड को आप दिमाग में रख लीजिए, लिक्विड का प्रॉपर्टी आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा। और अगर हम हर एक चीज की, हर एक बात को अच्छे से मिलाबोरेशन के चलेंगे तो वो तो क्लास में होगा ना, जब हम पढ़ाएंगे डील करेंगे। अभी तो मुमकिन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इसीलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अमरफस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अमरफस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब छोटी दूरी का हो, विथ इरेगुलर शेप। अभी थोड़ी देर पहले बोले इरेगुलर शेप मतलब कि डिफिनिट शेप, मतलब इनडेफिनिट, उसका कोई भी शेप निश्चित नहीं है। इरेगुलर शेप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कोई भी शेप बनेगा, एक एक पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ के बनेगा ना। अब एक ही पार्टिकल से तो शेप नहीं बन जाएगा, तो जब एक एक पार्टिकल जब किसी शेप को फॉर्म करेगा तो वो शेप डेफिनिट नहीं रहेगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। मतलब कि एक ही जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। An amorphous solid is a solid that has no ordered internal structure. No ordered internal structure. Example of amorphous solid क्या है? Include glass, rubber, plastic and gel. ये याद रखिएगा, इसी पे आगे क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। नोट डाउन करना, नोट डाउन भी तुरंत कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड का कौन कौन सा है? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है एंड जेल है। ये चारों जो एग्जाम्पल दिया है ना, इस पे आगे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, और ऑप्शन में भी है इसका, इसमें से एक ऑप्शन में भी रहेगा। ठीक है, अमरफस सॉलिड ब्रेक इनटू अनइवन पीसेज विथ इरेगुलर एजेस। अमरफस सॉलिड जो होता है जब वो टूटता है तो अनइवन पीसेस, मतलब कि हर एक पीस का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, और उसका जो कोन होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये एक जैसा कोन, एक जैसा शेप नहीं रहता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जरा देख के बताइए तो इसी बात पे क्या होगा? ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
When an electron occupies the empty space of negatively charged ions, then the defect in crystal is, मतलब कि बोला कि किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज, मतलब कि when an electron occupies, ठीक है, the empty space of negatively charged ions, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब empty space of negatively charged, मतलब कि निगेटिवली चार्ज्ड आयंस के जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आ जाए, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, निगेटिवली ना आके कोई दूसरा आ जाए, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उस प्रकार को डिफेक्ट को हम पढ़ने के लिए, चलिए उसको बनाने के लिए कंसेप्ट को समझते हैं. When an electron occupies the empty space of negatively charged ion, then the defect in crystal is F center. मतलब कि निगेटिवली चार्ज्ड आयन के द्वारा खाली किया गया स्थान अगर किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दिया गया तो वो F डिफेक्ट होता है. वो क्या होता है? वो F डिफेक्ट होता है. एक बार और पढ़ते हैं. When an electron occupies the empty space of negatively charged ion, then the defect in crystal is F center. ठीक है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इसीलिए डोंट गेट इनटू द माइंड. ठीक है, थोड़ा बस समझ सकते हैं आप लोग. तो F सेंटर इज ऑल्सो नोन एज फारवे सेंटर और कलर सेंटर. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? F सेंटर का दूसरा नाम क्या है? फारवे सेंटर और कलर सेंटर. ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्युपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एब्जॉर्ब लाइट ड्यू टू विच द कलर ऑफ द मटेरियल चेंजेज. ओ, मतलब कि निगेटिवली चार्ज्ड आयन के द्वारा खाली किया गया स्थान, उसके जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लाइट को, चार्ज आयन एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. ठीक है ना, ड्यू टू विच द कलर ऑफ द मटेरियल चेंजेस, जिसके कारण क्या आ जाता है कि वो जो मटेरियल का जो कलर पहले से जो था वो चेंज हो जाता है. ठीक है, द वैकेंसी काउज्ड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अनायनिक वैलेंसी. मतलब कि अगर निगेटिवली चार्ज आयन किसी स्थान को छोड़ के चला गया है तो उसको क्या कहेंगे? अनायनिक वैलेंसी. ठीक है, चलिए. एग्जांपल ऑफ एफ सेंटर डिफेक्ट इज द वन दैट अकर्स इन NaCl. मतलब ये जो एफ सेंटर वाला जो डिफेक्ट है वो NaCl में देखा गया है. ठीक है, ड्यू टू विच NaCl गेट्स येलो टिंट. और NaCl में जो F डिफेक्ट होता है जिसके कारण येलो कलर का टिंट बनता है. ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? F सेंटर. समझ में आया होगा अच्छे से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड इज. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त हम इसको बताए थे कि एक बार आप याद रख लीजिएगा. तो आप इसमें से बताइए कि एमरफस सॉलिड का कौन सा एग्जांपल होगा. तो कौन सा होगा? रबर. और देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं. एमरफस सॉलिड डिस्प्ले आइसोट्रोपिज्म, जैसे कि डायमंड, और ये जो ऑप्शन में दिया है डायमंड दिया है, ग्रेफाइट दिया है, कॉमन सॉल्ट, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ठीक है ना, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो जब तीन को क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया तो ये को नहीं बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, तो वो हो जाएगा रबर. चलिए नेक्स्ट. Which one of the following is non-crystalline or amorphous? Non-crystalline या amorphous. ठीक है ना, तो कौन सा होगा? amorphous पूछा है, देख रहे हैं ना, रबर. क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ऑप्शन भी वही है, लेकिन एक दो ऑप्शन जो है वो अलग अलग है. एक जगह हमने क्या किया है कि इसी तरीके का क्वेश्चन सेम था, बस ऑप्शन डिफरेंट था. ठीक है ना, ऑप्शन डिफर था, तो हम वो ऑप्शन को एक ही क्वेश्चन में सारा ऑप्शन रख दिए. आई थिंक 4-5 हो गया. तो वहां हम वो भी क्वेश्चन आपको देखिए डिस्कस करेंगे, आने दीजिए उस पे. चलिए नेक्स्ट. When electrons are trapped in the crystal in the anionic valency, the defect is known as. अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए कि निगेटिवली चार्ज्ड आयन अपना जगह छोड़ दे, या निगेटिवली चार्ज्ड आयन के जगह जो इलेक्ट्रॉन था, निगेटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन था, वो छोड़ के चला जाए, उसके जगह पर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? एफ डिफेक्ट. और निगेटिवली चार्ज आयन छोड़ के गया है तो उसको कहते हैं एनायनिक वैलेंसी. ठीक है, तो यहां पे भी बोल दिया क्या? एनायनिक वैलेंसी. तो ये कौन सा डिफेक्ट में होता है? वो एफ सेंटर में होता है. सीधे से हमारी आंख मुन के एफ सेंटर. चलिए नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज एमरफस सॉलिड. आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, इन सभी में से बोला है कि एमरफस सॉलिड कौन सा होगा. हम बार बार कह रहे हैं कि एमरफस सॉलिड
और क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सबको एकदम दिमाग में बैठा के जाइएगा। दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि इस पे हम देख रहे हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, और मतलब हर एक ईयर में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला, विच अमंग द फ्लोइंग इज अमरफस सॉलिड, अमरफस इन सभी में से अमरफस सॉलिड कौन सा होगा? तो क्वार्ट जो होता है, क्वार्ट ग्लास, ये अमरफस सॉलिड होता है और इसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास, दैट इज SiO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अमरफस सॉलिड, फिर वही क्वेश्चन, इन सभी में से कौन अमरफस सॉलिड है? ग्लास। हम बोल रहे हैं ना कि और जैसे अगर किसी को भी डाउट है कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक उलटिए और ईयर देखिए तो आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ग्लास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हुई ना, यहां पे देखिए पूछा है क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? ग्लास तो हो गया अमरफस, रबर भी हो गया अमरफस, तो बच गया डायमंड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, इन HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? हेक्सागोनल, नाम से ही क्लियर है, 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लाइंग ऑक्साइड्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, इन सभी में से कौन सा ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है? तो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो कौन सा करता है? तो चलिए देखते हैं, CrO2 इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए CrO2 जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसे? द अंडरलाइंग प्रोसेस बाय विच सम मटेरियल्स फॉर्म और आर अट्रैक्टेड टू परमानेंट मैग्नेटिज्म नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। ओ मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी में परमानेंट मैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाता है? तो वो हो जाते हैं CrO2। इसीलिए ये फेरोमैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करते हैं। चलिए समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड दैट इज SCP। अभी पीछे भी SCP के बारे में डिस्कस किए और यहां भी, तो SCP में पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे देखते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज 12। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? तो वो होता है 12। तो कैसे होता है? तो चलिए हम यहाँ फिगर भी बना के दिखा दिए आपको कैसे होता है 12, देखिए है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 3 एटम, देखिए यहाँ पे कितना एटम इन लोगों को घेर रखा है, तो 2 2 4 2 6 3 9 9 3 12 हो गया, 12 तो पूरी गया, इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया? 12। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो कौन सा हो जाएगा? और इसमें पूछा है ऑप्शन क्या है, 32%, 34%, 28%, 30%। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC, तो BCC में फ्री स्पेस कितना है? तो वह 32%। BCC यूनिट सेल है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें 32% जो है वो फ्री स्पेस रहते हैं, जिसको शायद फ्री स्पेस को आई थिंक वॉइड भी कहते हैं ना, वॉइड। तो जैसा पूछेगा वैसा ही जवाब देना। In which of the following pairs of structures are tetrahedral as well as octahedral voids respectively? मतलब कि इन सभी में से कौन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो टेट्राहेड्रल हैं एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल भी हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल भी हैं और ऑक्टाहेड्रल भी हैं। कौन है? तो वो है SCP और CCP में। SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP में क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? HCP एंड CCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड CCP। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स, मेटल्स के जैसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन इन सभी में से कौन शो करते हैं?
कौन शो करते हैं? तो चलिए हम पूरा लिख दिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि सर खाली क्वेश्चन ही ना करना चाहिए, इतना का है आप बता रहे हैं उसका कारण है। आज तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कभी इस पे कहीं क्वेश्चन पूछ दे, हम लोग तो भगवान नहीं है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा, आप तो लास्ट टाइम है, लास्ट है, आप जैसे जितना ही आप पढ़ लीजिए, इसको एक बार जरूर देखिएगा। जैसे CrO2, TiO एंड ReO3, ज्यादा हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, उतना ही लिखते हैं जितना कि आपका काम चल जाए, ठीक है। ReO3 आर सम टिपिकल मेटल ऑक्साइड्स विच शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिमिलर टू मेटल, मतलब कि CrO2, TiO, ReO3 ये सब कुछ ऐसे टिपिकल मेटल ऑक्साइड हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं मेटल के जैसा। While SiO2 and MgO, SiO2 and MgO are oxides of metal, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, सेमी मेटल हैं एंड नॉन मेटल विच डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। SiO2 में जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है ये सेमी मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं मेटल के जैसा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CrO2। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, मतलब कि इन सभी में से नेटवर्क सॉलिड कौन सा है भाई? नेटवर्क सॉलिड मतलब कि एक जाल के जैसा, एक जाल के जैसा उसका संरचना होना चाहिए, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, इन सभी में से किसका स्ट्रक्चर? जाल के जैसा। तो जाल के जैसा किसका स्ट्रक्चर है, देखते हैं। A network solid or covalent network solid is a chemical compound or element in which the atoms are bonded by covalent bond, ठीक है, in a continuous network extending throughout the material, मतलब बोला कि जो नेटवर्क जैसा जाल जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, ठीक है। इन अ नेटवर्क सॉलिड देयर आर नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड द एंटायर क्रिस्टल अमॉर्फस सॉलिड मे बी कंसीडर्ड अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो खुद के होंगे, उसके अपने होंगे, बाहर के नहीं होंगे, ठीक है ना, और खुद से वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए रहते हैं और नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो मस्त एकदम अच्छा वाला एग्जांपल है ना, वो है डायमंड, ठीक है, डायमंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड। ये जो एक्सप्लेनेशन हम लिखे हैं इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, ठीक है। चलिए, द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में से गुड कंडक्टर कौन है? मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो ऑप्शन दे रखा है ना, उन सभी में से देखना है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन? ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये लीजिए, जिसको क्यों कहा है कैसे में इंटरेस्टेड है लीजिए, उनके लिए भी हम लाए हैं भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना, दोनों के लिए, कोई भी किन्हीं को हम दुखी नहीं पहुंचाएंगे ना, सैड नहीं करना है ना, इसीलिए उनके लिए भी है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड? इज है, सॉरी ये लिखा, नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, इन सभी में से नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज ग्लास। अब तो कुछ तो क्वेश्चन हमको लग रहा है आपको याद भी हो गया होगा, आराम से आंख मूंद करके मार दीजिए। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिन लोगों को भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गया होगा, बिना शर्माए आराम से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।